अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनजीटी 101 का हमारे पास टॉपिक 131 स्टार्ट होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जो हमारे पास मॉड्यूल 14 था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमारे पास तीन थे, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पढ़ना है कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है ना, उसके हमारे पास कितने कंपोनेंट है। वो तो कॉस्ट के कंपोनेंट थे, और अब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की बात करेंगे कि मतलब जो हमारे पास इन्वेंट्री हमारे एसेट्स होते हैं ना, या स्टॉक होता है, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी हमारी, तो उसके कितने कंपोनेंट्स हैं। उसके भी हमारे पास बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं वो तो तीन ही हैं। ठीक है, अब हम अगेन एंड अगेन इनको पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं ये क्या है। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब ये है कि जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, वहाँ पे जो हमारे पास मटेरियल था ना, वही इसमें आएगा कॉस्ट ऑफ परचेज में। कि जो हमने मटेरियल पे परचेज किया उस पर जितनी भी कॉस्ट आई उसको हम कहेंगे कि ये हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जाएगा। उसके अलावा हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का क्या मतलब है कि हमारे जितना भी लेबर कॉस्ट आ रही है या हमारी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है, वो दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना ना, कन्वर्जन मीन कन्वर्ट करना। रॉ मटेरियल से जब हम कन्वर्ट करेंगे एक प्रोडक्ट में, और वो कन्वर्ट कब होगा कि जब हम परचेज़ किया हुआ रॉ मटेरियल उस पर डायरेक्ट लेबर लगाएंगे और फैक्ट्री ओवरहेड लगाएंगे तो एक वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी जितनी भी कॉस्ट होगी वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में शामिल होगी। थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि अदर कॉस्ट इंक्लूड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अदर कॉस्ट जो भी हम लगाते हैं, ठीक है, इंक्लूड का मतलब होता है हमारे पास खर्च करना। ठीक है, मतलब हमारी जितनी भी कॉस्ट इन्वेस्ट होती है, कब इन्वेस्ट होती है, जब हम इन्वेंट्री को क्या कहते हैं, उसकी प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन। अब प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन क्या है। अगर हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, ठीक है, तो उसको हम लेके आए अपने वर्कशॉप में, ठीक है, या अपने वेयर हाउस में या अपनी शॉप पे जहाँ पे, या अपनी फैक्ट्री में जहाँ पे हम उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए, प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए, और प्रेजेंट कंडीशन ये होगी कि अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, हमने थोड़ा बहुत काम किया, जितनी भी कॉस्ट इंक्लूड होगी वो भी हम क्या कहेंगे, वो भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में आएगी। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट बन जाती है, तैयार हो जाती है, तो भी उसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या होगी कि हमारी फैक्ट्री में वो सेलिंग के लिए है, और कंडीशन उसकी क्या होगी कि वो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुकी है, बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, फुल प्रोडक्ट है वो। तो प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट लोकेशन में हमारे लाने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी हम उसको भी शामिल करेंगे किसमें, अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ परचेज। ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ परचेज, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं कॉस्ट ऑफ परचेज की अगर हम बात करें। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज में हमारे पास सारी वो कॉस्ट आएगी जो हम क्या करेंगे, परचेज प्राइस, मतलब जो हमारे पास इनवॉइस होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट को। मतलब कोई भी अगर डिस्काउंट हमारा हो रहा है ना, तो उसको हम इनवॉइस में से माइनस कर देंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारी जो है ये कॉस्ट ऑफ परचेज है। ठीक है, सेकंड पे आपने क्या करना है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड अदर रिफंडेबल टैक्सेस। हमारी जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ है ना, मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज़ का ये मतलब होता है कि आप जब उसको लेके आ रहे हो अपनी कंपनी में, आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने बिजनेस में, तो आपने कितने कितने ड्यूज़ पे किए, तो उसमें जितने भी ड्यूज़ पे किए करेंगे वो भी जो कॉस्ट आएगी वो भी हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज में जाएगी। अदर नॉन रिफंडेबल टैक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, नॉन रिफंडेबल टैक्स। ठीक है, रिफंडेबल टैक्स कौन से होते हैं, जो हम एक दफ़ा पे करें और पॉसिबिलिटी हो कि वो हमें वापस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी चार्जेस पे करते हैं जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या यूनिवर्सिटी में, तो जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है फिर आपको सिक्योरिटी चार्जेस जो होते हैं वो वापस कर दिए जाते हैं। होता तो वो भी टैक्स है लेकिन वो रिफंडेबल टैक्स होता है। ठीक है, बाद में आपको वापस मिल जाता है। नॉन रिफंडेबल टैक्स कौन से होते हैं, मतलब लाइक आपने कोई प्लाट वगैरह लिया या फिर कोई लैंड ली, आपने बाय की, ठीक है, तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो अब वो जो टैक्स है वो आपका नॉन रिफंडेबल है। बाद में आप उसको लैंड को सेल कर देते हो तो भी वो आपको वापस नहीं देगी गवर्नमेंट। ठीक है, वो नॉन रिफंडेबल टैक्स है। और इसमें हमारे कॉस्ट ऑफ परचेज में जो भी टैक्स आएंगे वो हमारे नॉन रिफंडेबल टैक्स आएंगे। मतलब जब हम उसको परचेज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को, तो उसके वक्त हमने जो भी टैक्स पे किया और वो हमारे नॉन रिफंडेबल है, हमें वापस नहीं मिलेंगे, वो हमारे इंक्लूड होते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज में। ठीक है, थर्ड हमारे पास पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग।
मतलब ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग पे जितना भी खर्चा आ रहा है, ठीक है, हम माल लेके जा रहे हैं अपनी कंपनी से किसी दूसरी कंपनीज को दे रहे हैं, कस्टमर्स को दे रहे हैं, या हम लेके आ रहे हैं रॉ मटेरियल अपनी कंपनी में, वो सारी जो चीज़ें आएंगी ना, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, वो भी सारा हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज में। फोर्थ पॉइंट है हमारा अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स मटेरियल एंड सर्विसेज, ठीक है। और जो भी हमारी कॉस्ट लगेंगी जो हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किस पे, अपने फिनिश्ड गुड्स पे, मटेरियल पे और सर्विसेज के, कि वो हमें क्या करें, वो हमें मिल जाएं, ठीक है। एक्विजिशन होता है किसी चीज़ के लिए, मतलब जब हम उसको परचेज करें या हसूल के लिए, ठीक है, मतलब उसे हासिल करने के लिए, उसको परचेज करने के लिए हम जो भी कॉस्ट पे करेंगे डायरेक्टली, वो हमारी आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ परचेज में। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट हमारे पास एक प्रैक्टिस है, इसको हम प्रैक्टिस को सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी कॉस्ट बनती हैं कॉस्ट ऑफ परचेज में और कौन सी नहीं बनती, ठीक है। जो हमने अभी स्लाइड की है उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल है हमारे पास हारून टेक्सटाइल लिमिटेड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। अब हारून टेक्सटाइल लिमिटेड हमारे पास क्या है, ये कंपनी है, इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, ठीक है। इसने क्या किया, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट किया, मतलब अपनी कंपनी में रॉ मटेरियल मंगवाया फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द फॉलोइंग डिटेल्स। और इसने क्या किया, वो रॉ मटेरियल किस लिए मंगवाया, किस लिए वो यूज़ कर रिया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। तो उसकी प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ कर रही है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू ये वही हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है, जहाँ पे मैंने आपको कहा था आपने जो आपकी परचेज इनवॉइस होगी उसमें से माइनस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट को, ठीक है। तो इनवॉइस वैल्यू हमारे पास गिवन है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक है, मतलब जितनी भी हम ड्यूटीज़ पे कर रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये भी हमारे पास उसी में आ जाएगी, सेकंड पॉइंट। ये थोड़ा हमारा रिलेट करेगी मतलब लीगल कॉस्ट से, ठीक है, मतलब लेकिन आएगी ये उसी में, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही कि मतलब ये हमारी क्या है, थोड़ा लीगल बैकग्राउंड हो जाता है इसका, ठीक है, मतलब थोड़ा लॉ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, जो आपका कानून होता है, आपका मुल्क आइन होता है, उससे रिलेट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स। अब लास्ट पे हमने पढ़ा था कि हमारे जो नॉन एडजस्टेबल टैक्स होते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्स, ठीक है, वो हमारे क्या है, ये नॉन एडजस्टेबल टैक्स भी वही होते हैं। इनकम टैक्स अप्लाई हो गए, ये हमारे पास वो नॉन रिफंडेबल टैक्स का पॉइंट आ गया। फिर है हमारे पास रिफंडेबल सेल्स टैक्स। अब ये है हमारे पास रिफंडेबल सेल्स टैक्स, और ये तो हमने क्लियर बात की कि रिफंडेबल जो टैक्स होगा वो हमारा परचेज में इंक्लूड नहीं होगा, जो कॉस्ट ऑफ परचेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेज है, मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस पर कितना चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कमीशन पेड टू एजेंट फॉर क्लियरेंस ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये हम क्या कर रहे हैं, अपने एजेंट को कमीशन पे कर रहे हैं, किसके लिए, कि वो हमारी क्या करे, जो रॉ मटेरियल है उसको क्लियरेंस करे, ठीक है, उसको क्लियर करे, मतलब हर रॉ मटेरियल को सेपरेट कर दे, ठीक है, जो क्लियरली आइडेंटिफाइड हो कि ये मटेरियल जो है ये इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और ये जो है ये इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। अब हमने इसके लिए क्या प्रिपेयर करना है, हमने प्रिपेयर करने कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, हमने कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले अपनी इनवॉइस वैल्यू लेंगे, ठीक है, इनवॉइस वैल्यू में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी इनवॉइस वैल्यू को इधर लिख देंगे, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1000 रुपीज़। उसके बाद सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमारे पास पीछे गिवन है स्वाय नॉन रिफंडेबल टैक्स के, जो सॉरी रिफंडेबल टैक्स के, जो हमारे पास रिफंडेबल टैक्स था ना, यहाँ पे ये रिफंडेबल सेल्स टैक्स, ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया था कि ये हमारा इंक्लूड नहीं होता। और इस 180 के अलावा आपकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। और अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को सम कर लेंगे और हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ परचेज बनेगी वो हमारे पास कितनी बनेगी, 1565, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज़ को क्या किया, ऐड कर लिया। और अगर यहाँ पे हमारे पास कोई डिस्काउंट होता तो हमने क्या करना था, उसको इनवॉइस वैल्यू में से माइनस कर देना था, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें कोई भी डिस्काउंट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया और ये हमारे पास बनी कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। ये आपकी छोटी सी एग्जाम्पल है, आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है, या आपको पूछा जा सकता है आपका MCQs में कि आपकी 2-3 चीज़ें गिवन होंगी, लाइक इसमें से ये 3 एंट्रीज गिवन होंगे और पूछा जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज इसकी कितनी बनेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने उसको फाइंड कर लेना है।
एक बात यहाँ पे आपने ख्याल में रखनी है कि यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी आपके पास चीज़ नहीं ना आ रही तो वो हमारी जो होगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज में नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे हमारा था रिफंडेबल सेल्स टैक्स, ठीक है। इस तरह कोई और भी एंट्री हो सकती है, तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी जो कॉस्ट ऑफ परचेज जब कैलकुलेट करेंगे उसमें नहीं लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास आती ही नहीं है हमारे पास कैटेगरी की इन्वेंट्री में, सॉरी इन्वेंट्री की कैटेगरी में, मतलब जो हमारे पास इन्वेंट्री है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री उसकी कैटेगरी में वो चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक है, पहले हमारे पास अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, ठीक है। अब नॉर्मल अमाउंट जो होती है ये हमारे पास क्या होती है। अब नॉर्मल अमाउंट का मतलब ये है कि लाइक आपने कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर की, ठीक है, आपने उस पर कॉस्ट लगाई, आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब आप एक प्रोडक्ट जो है वो अपनी कंपनी में बना रहे हो, आप उस पर कॉस्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब वो क्या हुई, वर्क इन प्रोसेस में या फिर जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट होगी तो वो प्रोडक्ट क्या हुई, वो ख़राब होगी या फिर वो एक्सपायर होगी, मतलब जल्दी, या फिर ये ऐसे कह लें जब आप उस पर काम कर रहे हैं ना तो उसी ड्यूरेशन में वो उसमें कोई लूज़ था पॉइंट उसका, ठीक है, जहाँ पे आप वर्क नहीं कर सके और वो जो आपकी प्रोडक्ट थी वो कम्प्लीटली क्या होगी, लॉस होगी, वो आपके लॉस में चलेगी, मतलब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि अब उस पर जितनी भी अमाउंट हमने अप्लाई की है, ठीक है, जितनी भी अमाउंट वो हमारे पास होगी अब नॉर्मल अमाउंट, ठीक है। मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कंप्लीट हुई नहीं है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में गई नहीं है, उससे पहले ही क्या होगी, वो ख़राब होगी, तो उस पर जितनी भी अमाउंट अप्लाई होगी वो अब नॉर्मल जो होगी अमाउंट वो होगी। अब हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ये हमारे लिए यूज़फुल तो है नहीं, ऑब्वियसली हम इसको वेस्ट कर देंगे, हम इसको फेंक देंगे क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो वो जितनी भी अमाउंट अप्लाई हुई वो हमारा लॉस में कंसीडर की जाएगी ना। तो इसको हम कहेंगे कि अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल हम वेस्ट कर दे वो, लेबर जो हम लेबर पे वेस्ट कर दे वो, एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, या फिर दूसरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट हैं वो, इस पे क्या हो, अब नॉर्मलिटी जब कॉज हो जाए, ठीक है। अब लेबर पे अब नॉर्मलिटी कैसे कॉज हो सकती है कि मतलब लेबर की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, या लेबर रिज़ाइन भी करके जा सकता है, रिज़ाइन तो नहीं लेकिन डेथ का मतलब इन केस, तो फिर वो होगी अगर हमने उसको पे किया हुआ है, एडवांस में पे किया हुआ है, तो फिर वो हमारी अब नॉर्मल अमाउंट बन जाएगी, फिर हम उससे वापस नहीं ले सकते। और दूसरी प्रोडक्शन कॉस्ट ये है कि अगर हम मतलब अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उस पर और डायरेक्ट कॉस्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और फिर वो हमारे पास जाके क्या करती है, फिर वो हमारे पास ख़राब हो जाती है, तो उस पर जितनी भी कॉस्ट आएगी वो हमारी क्या होगी, अब नॉर्मल अमाउंट होगी। क्लियर। और अब जो हमारे पास ये अब नॉर्मल अमाउंट बनेगी तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है हमारे पास उसमें ये नहीं आएगी। जैसे पीछे हमने कॉस्ट ऑफ परचेज की बात की, अब हम इधर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट। जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, नहीं आएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। स्टोरेज कॉस्ट क्या है कि मतलब आपने प्रोडक्ट बना रहे हो, आप प्रोडक्ट बना रहे हो जब वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में आपकी प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है आपकी जो फैक्ट्री है या कंपनी है, ठीक है, उसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, आप उसको स्पेस दे रहे हो, और वो स्पेस से जो है वो उसके साइज़ के पे डिपेंड कर रही है। अगर साइज़ उसका ज़्यादा होगा आपको ज़्यादा स्पेस देनी पड़ेगी, आपको उसको मतलब स्टोर करना पड़ेगा ना, अपने पास आपको उसको रखना पड़ेगा, तो वो जो कॉस्ट होगी वो स्टोरेज कॉस्ट होगी, और उसको भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे, अनलेस तब तक नहीं करेंगे जब तक दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब तक हम क्या करें, उन कॉस्ट को वो हमारे पास मतलब ज़रूरी ना हो जाए कि उन कॉस्ट को हम क्या करें, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। जब तक हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस में ये स्टोरेज कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आती, ठीक है, बिफोर अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, मतलब एक प्रोडक्शन स्टेज पर पहुंचने से पहले। अब इसका क्या मतलब होगा कि लाइक हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को हमने क्या दी, स्पेस दी अपनी कंपनी में, ठीक है, हमने प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में स्पेस दी हुई है, और वो क्या है, हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट है हमारी, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आती। तब तक नहीं आएगी जब तक क्या होगा, हम उस जो प्रोडक्ट है उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर देंगे, ठीक है, जब तक मतलब वो जो होगी हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस पे हम नहीं उसको लेके आएंगे, ठीक है, जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं आएगी। प्रोडक्शन प्रोसेस हमारे पास क्या है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है ना प्रोडक्ट, जब हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका जो प्रोसेस है, मतलब उसमें जब तक वो अप्लाई नहीं होगी तो वो खाली स्टोर में पड़ी रहेगी, स्टोरेज कॉस्ट होगी,
तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट ये है कि जस्ट हमारे पास क्या हो बैकग्राउंड पे या हमारी कंपनी में पड़ी हुई है, हम उस पर काम नहीं कर रहे, तो वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होगी। और जब वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में आ जाएगी, जब हम उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, प्रोडक्शन में हमारी में आ जाएगी, तो हम उसको कहेंगे कि ये अब जो है ये अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमारे क्या हैं, जो हमारी क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को पे करने पड़ते हैं, ठीक है। दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन एंड सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। ये हमारे पास कॉस्ट होगी सेलिंग कॉस्ट, जिस कॉस्ट में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएगी। और उसके अलावा जो कॉस्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन पे मतलब लगी है कॉस्ट, वो भी मतलब जितनी भी कॉस्ट अप्लाई हुई है प्रोडक्ट को उसकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए, इस प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन टर्म्स का पहले इस लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो अब इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है। तो उसको इस हालत में लाने के लिए जो भी कॉस्ट एक्वायर होगी वो हम कहेंगे कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, और हम उसको क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन है हमने ये नहीं पढ़ी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कॉस्ट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती वो हमारा क्या होती है, वो हमारा सीधा सीधा एक्सपेंस होती है, ठीक है। अब ये अमाउंट जो हमने इस पर लगाई, अगर मटीरियल ज़ाया हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया, तो वो हमारा एक्सपेंस बन गया। स्टोरेज पे हमने जो कॉस्ट लगाई वो भी ऑब्वियसली हमारा एक्सपेंस होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पे हम कॉस्ट लगाएंगे वो भी हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। तो जो कॉस्ट हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैटेगरी में लाए नहीं करती वो क्या हो जाती है, वो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बन जाती है, एक्सपेंस बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन, ठीक है। अब हमारे पास जो एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड है, वेरिएबल प्रोडक्शन, अब वेरिएबल प्रोडक्शन क्या होती है, या वेरिएबल ओवरहेड जो हमारे पास गिवन है, हमारा वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास कॉस्ट होती है, ठीक है, जो हमारी इन्वॉल्व होती है जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको प्रिपेयर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, ठीक है। मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या हो सकता है, हमारी प्रोडक्ट अप भी जा सकती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा हमें फ़ायदा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। दोनों केसेस में जो हमारी कॉस्ट होगी हम उसको कहेंगे कि ये हमारी क्या है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं कि ये दोनों टर्म्स जो हैं हमारी ये कैसे जो है रिलेट कर रही हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इज़ बेस्ड, ठीक है। अब हमारे पास जो एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन है ना, पहले हम क्या बात करेंगे एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन की। अब एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन हमारे पास ये बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन जो है उसकी जो हमारे पास अमाउंट है, यूनिट्स हैं, वो फिक्स्ड है, ठीक है, कि हमने क्या करने हैं, साल में या एक माह में हमने इतने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, उसको हम कहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं, कहाँ पे उन्हें रख रहे हैं, उस पर जो भी कास्ट अप्लाई होगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन है, ठीक है। और ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से कैसे रिलेट करती है, क्योंकि ये बेस करती है हमारी नॉर्मल कैपेसिटी पे, ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। अब हमारे पास जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल कैपेसिटी हमारे पास ये है कि मतलब हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा जो 1 ईयर है ना, 1 रिपोर्टिंग ईयर, उसमें हम कितनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, 1 लाख, ठीक है, 1M, हम 1 लाख प्रोडक्ट जो है उसमें प्रोड्यूस करेंगे एक साल में। तो अगर हम क्या कर लेते, ये हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है, ठीक है, नॉर्मली हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसमें हमारे ना ज़्यादा चार्जेस आएंगे ना हमारी और अबनॉर्मलिटी कॉज होगी। और अगर हम क्या करते हैं, इससे कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, तो फिर वो हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी होगी उसको डिस्टर्ब करेगी। नॉर्मल कैपेसिटी तो हमारी ये है कि हम इतने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब जब हमारी नॉर्मल कैपेसिटी डिस्टर्ब होगी तो फिर हम उसको आगे लेटर ऑन देखते हैं कि हमारी जब नॉर्मल कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब होती है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स काज होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन वो हमारी डिपेंड कर रही है नॉर्मल कैपेसिटी पे, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी पे मतलब नॉर्मली हम कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट की नॉर्मल कैपेसिटी के आगे यहाँ पे डेफिनेशन भी है, नॉर्मल कैपेसिटी इज़ अ प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू अचीव्ड ऑन एवरेज, ठीक है।
ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उम्मीद कर लेते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो इतनी काज होगी। मतलब एक साल में अगर हम एवरेज प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारी 1 मिलियन होगी। एवरेज का मतलब ये है कि आप डेली का, अगर आप डेली कर रहे हो, ठीक है, 1000 कर रहे हो डेली, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी दिन 900 करो, किसी दिन 1100 करो, 1200 करो। मतलब जो एवरेज है हम उन्हें उसको देखना है कि हम एवरेज एक दिन में कितनी कर रहे हैं। तो हम कहेंगे एवरेज हम एक दिन में 1000 कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एवरेज बेस पे हम देखेंगे। ओवर आप नंबर ऑफ पीरियड और सीजन्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स और सीजन्स हमारे पास क्या है कि कितने हमारे पास माह हैं, कितना हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड है प्रेजेंट कंडीशन में, जो अब जिस कंडीशन में है, मतलब 0 पे है, अभी हमने स्टार्ट ही नहीं की और 1 ईयर में हमने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी 0 पे है और फिर हमारा 1 मिलियन में पहुंच जाएगी। तो ये जो हमारा होगा नंबर ऑफ पीरियड, वो हमारा होगा कि टाइम हमें कितना रिक्वायर्ड है। एक साल हमें टाइम रिक्वायर्ड है, तो वो हम कहेंगे कि ये हमारे नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं या सीजन्स कितने हैं, 1 साल है, ठीक है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, कि मतलब हमें ज़्यादा ओवर काम भी नहीं करना, कि मतलब बहुत ज़्यादा काम कर लें और अपने जो लेबर है उसको थका दें डेली, मतलब उनकी लाइफ की बाकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी ना हो सके। हमें ये काम नहीं करना, हमें क्या करना है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उसको लेके चलना है, ठीक है, नॉर्मली। और हमें हर चीज़ का हिसाब रखना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो भी हमें उसका भी ये रखना है कि मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, कम होती है, तो वो हमारी जो प्रोडक्ट्स है ना, जो हम एवरेज बता रहे हैं, उस पर उसका इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। मतलब सारे हमने जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना, कि जो हमारी प्रोडक्ट पे असरअंदाज हो सकते हैं, हम उसको भी क्या करेंगे, वो देखेंगे उसको। जब हम नॉर्मल कैपेसिटी अपनी फाइंड आउट कर रहे होंगे ना, फिर हम उसको देखेंगे और उसके बेस पे हम क्या करेंगे कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, मतलब ये सारी कंडीशंस आ के भी हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कितना वर्क कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल हालात में कितना वर्क कर सकते हैं। टेकिंग इनटू द अकाउंट द लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लांट मेंटेनेंस। अब टेकिंग इनटू अकाउंट हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास ये होता है, ये बेसिकली हमारे पास ना इधर फेज लगा हुआ है, टेकिंग इनटू अकाउंट, ठीक है। तो इसका बेसिकली हमारे पास मतलब ये होता है कि जब हम मतलब प्लान कर रहे हों अपनी एक्टिविटी को, अपनी नॉर्मल कैपेसिटी को प्लान कर रहे हो, तो हम सारी सिचुएशन को जो है वो हम जहन में रखें, ठीक है। उस सारी सिचुएशन को सोचें और फिर अपनी जो नॉर्मल कैपेसिटी है उसका प्लान बताएं कि हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हमने जो सोचना है वो क्या है, यहाँ पे हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात की, हम उन सारी चीज़ों को सोचेंगे और फिर ये भी सोचेंगे कि हमें लॉस कितना हो सकता है, हमारे रिजल्ट पे वो क्या क्या चीज़ इफ़ेक्ट हो सकती है फ्रॉम प्लान्ड मेंटेनेंस, ठीक है। एक प्लान्ड मेंटेनेंस करते हुए, प्लानिंग करते हुए हम इन सारी चीज़ों को जहन में रखेंगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी प्रोडक्शन होती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एवरेज पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इंक्लूड करते हैं हम वहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करते हैं और ये भी ख्याल रखते हैं कि अगर हमारा लॉस हो जाए तो हमारा जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे, द एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन में बी यूज इफ़ इट अप्रोक्सीमेट्स नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल लेवल जो मतलब जितनी हमें प्रोडक्शन चाहिए वो बन सकती है अगर हम क्या करें, नॉर्मल कैपेसिटी को फॉलो करें, ठीक है। मतलब एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन वही होगी ना कि जितनी हम प्रोडक्शन बनाना चाह रहे हैं और हम कितनी बनाना चाह रहे हैं वो हमारी ऑब्वियसली, अगर हम नॉर्मल कैपेसिटी को फॉलो करें कि मतलब डेली कितनी बना लें या साल की इतनी बना लें, तो फिर हमारी जो एक्चुअल लेवल होगा हम उसको भी अप्रोच कर लेंगे कि जो हमारी प्रोडक्शन होंगी वो हमारी इतनी बननी चाहिए एक माह में या एक साल में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। अब हमारे पास जो फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट है, लास्ट पे हमने पढ़ा फिक्स्ड प्रोडक्शन की, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, इज़ नॉट इंक्रीज, ये हमारी इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो प्रोडक्शन। अगर हमारी प्रोडक्शन लो है, ठीक है, या आइडल प्लांट है, मतलब बेकार हो गया है हमारा प्लांट, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिल्कुल बेकार हो गया, अगर लो प्रोडक्शन है तब भी हमारी जो है फिक्स्ड ओवरहेड ये इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये हमारा नॉर्मल कैपेसिटी में आता है कि अगर ये इंक्रीज़ नहीं करेगा तो फिर ये हमारी नॉर्मल कैपेसिटी होगी, लेकिन अगर ये इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब लो प्रोडक्शन की वजह से हमारी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाती है, तो ये हमारी नॉर्मल कैपेसिटी नहीं होगी।
फोर्थ है इन पीरियड ऑफ abnormally हाई प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि जो नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है वो हाई लेवल पे हो रही है, यहाँ पे लो प्रोडक्शन होगी, यहाँ पे हाई लेवल पे होगी। तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगर हाई प्रोडक्शन हो जाएगी फिर हमारे पास जो फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट होगी वो कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी, जितनी हमने क्या की होती है, सो दैट इन्वेंटरीज आर नॉट मेजर्ड अबव कॉस्ट। जो हमने यूनिट मेजर किए होंगे उससे कम हो जाएगी, और जो इन्वेंटरीज होगी हम क्या करेंगे, उसको अपनी जो हमने कॉस्ट बताई हुई है उससे ज़्यादा हम उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पे ये फैक्टर्स जो है ये आपके डिपेंड करते हैं। या आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि मतलब लो प्रोडक्शन होगी फिर क्या होगा, हाई प्रोडक्शन होगी फिर क्या होगा, अगर आप एक्चुअल लेवल हासिल करना चाहते हो प्रोडक्शन का फिर क्या होगा, अगर आप एक्चुअल यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन को तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये सारी बातें छोटी छोटी बातें ये आपने वैसे मेंशन करी, मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियरली, मतलब आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट देख के ही पता चल जाए इसका हमारे पास आंसर क्या होगा। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है हमारे पास ये क्या हैं, ठीक है, ये हमारे किस पे बेस करते हैं, ये बेस करते हैं एक्चुअल यूज़ ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ पे। जो हम एक्चुअल यूज़ कर रहे हैं ना प्रोडक्शन का, उस पे ये हमारे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे डिपेंड करते हैं यहाँ पे इस चीज़ पे, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हमने पढ़ा था कि हमारा जो एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो किस पे बेस करती है, नॉर्मल कैपेसिटी पे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसको प्रैक्टिस को कर लेते हैं, और ये हमारी लास्ट प्रैक्टिस है इस टॉपिक की। ठीक है, जमील बशीर लिमिटेड। अब जमील बशीर लिमिटेड जो है ये हमारे पास कंपनी नेम है। इस इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमारे पास क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मतलब जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द रिपोर्टिंग पीरियड एंडिंग ऑन दिस। ठीक है, अब रिपोर्टिंग पीरियड इनका एंड हो रहा है दिसंबर 31, 2009 पे, और उसके दरमियान उनका जो डेटा है वो ये है। डेटा क्या है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास इतना है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट और लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, ओवरहेड हो गए, और ये तकरीबन पूरे साल के बताए हुए। अब ये हमारे पास जो है मटेरियल कॉस्ट ये पर यूनिट बताई हुई है कि हर यूनिट पे हमारे पास कितनी चार्ज हो रही है, जितने यूनिट बनेंगे हर यूनिट पे कितनी कॉस्ट है 800, और जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, जितने लेबर लगेंगे हर लेबर के लिए हम 300 कॉस्ट लगाएंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कंपनी इज दिस यूनिट्स पर एनम। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है कंपनी की कि वो 20,000 जो यूनिट्स है वो सालाना बना सकती है, पर एनम होता है ईयरली। ठीक है, सालाना बना सकती है ड्यूरिंग द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास क्या हुआ, साल के दरमियान कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 5000 यूनिट्स। कंपनी ने क्या किए, 5000 यूनिट्स बना लिए। देयर वाज नील बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री ऑन ओपनिंग डेट एंड कंपनी सोल्ड 4000 यूनिट्स इन द ईयर। ठीक है, अब जब हमने क्या की, ओपनिंग डेट को हमने बैलेंस देखा तो वहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री था, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री थी वो नील थी। ठीक है, मतलब वो ज़ीरो थी। और जो कंपनी है उसने हमारे पास साल में कितने यूनिट सेल किए, 4000 यूनिट। 5000 बनाए, 4000 सेल किए, नॉर्मल कैपेसिटी उसकी कितनी थी, 20000। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी आएगी, मतलब पूरे अगर हम साल की बात करें तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर हम एक एक यूनिट की बात करें तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ परचेज़ होगी वो कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज़ को और कॉस्ट ऑफ जो इन्वेंट्री होगी दोनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास 20,000 हमने बनाने थे। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी थी, और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास ये था 2 मिलियन। 5000 बनाए, 4000 सेल किए। ठीक है, इसको हम देखेंगे, और जो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट होगी वो हमारी डिपेंड करेगी इस पे जो हम सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने इन्वेंट्री में यही पढ़ा ना, एंड सेलिंग कॉस्ट भी हमारी वो होती है, और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ परचेज़ है वो हमारी डिपेंड करेगी जो, यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कि जितने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, और यहाँ पे आपका क्या है, ये सोल्यूशन आ गया है। पहले हमारे पास क्या होगी, मटेरियल कॉस्ट 800। ठीक है, वो भी आ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट ये है, और ये इन्वेंट्री कॉस्ट है, जिसको हम दोनों को अलग अलग बना लेंगे। मटेरियल कॉस्ट दोनों में सेम आएगी। ठीक है, लेबर भी दोनों में सेम आएगा, वेरिएबल ओवरहेड भी दोनों में सेम आएगा, जो पीछे कॉस्ट गिवन है वही आ जाएगी एज इट इज़। फ़र्क कहाँ पे आएगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे। यहाँ पे ये हम कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारे पास कितने हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास कितना है, ये 2 मिलियन। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 2 मिलियन को डिवाइड करेंगे 5000 से।
जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 400, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इन सारी कॉस्ट को ऐड कर देंगे और फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी 1700 पर यूनिट, ठीक है। अब जो हमारी कॉस्ट आएगी वो आएगी 1700 पर यूनिट ये चार्ज हो रही है। उसके बाद इन्वेंट्री कॉस्ट की अगर हम बात करें पर यूनिट की, तो हमारे पास 2 मिलियन जो था वो हमारे पास फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है, और 20,000 जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है जो हम नॉर्मल कैपेसिटी हमारी है जो हम नॉर्मली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको अब हम जब आपस में डिवाइड करेंगे इसको 2 मिलियन को 20,000 पे, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ हमारा आंसर आएगा। इस सब को हम ऐड करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 1400, ठीक है। क्लियर। अब हमारे पास कितनी है इन्वेंट्री पर यूनिट कॉस्ट, हमारे पास कितनी आ गई 1400। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्शन थी वो हमने की थी 5000 की, ठीक है, और जो हमने सेलिंग की थी वो हमने की थी 4000 की। मतलब 4000 यूनिट हमने सेल किए और 5000 हमने परचेज़ किए, मतलब सॉरी प्रोडक्ट किए, और बकिया हमारे पास कितने यूनिट्स बचे 1000 यूनिट्स। अब 1000 यूनिट्स जो है ये हमारे पास कहाँ पे हैं, ये हमारी इन्वेंट्री में है, ठीक है। मैंने आपको पीछे एक बात बोली थी कि जो प्रोडक्शन होगी वो कॉस्ट होगी वो हमारी प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगी, इन्वेंट्री कॉस्ट जो होगी वो हमारी सेलिंग पे। मतलब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन जितनी भी की है उसमें से माइनस कर देंगे जितने हमने सेलिंग कर दिए प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारे पास अब 1000 यूनिट्स आ गए हैं। 1000 यूनिट्स को हम क्या करेंगे, रेट हमारा कितना हर यूनिट के लिए, एट रेट का मतलब है मतलब पर यूनिट रेट कितना है, ये 1400, ठीक है। 1400 हर यूनिट के लिए रेट है, और टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने आए 1000। हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1,400,000, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स आपका ये लेक्चर जो है यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड